Okay, so next chapter, Arbitration and Conciliation Act 1996. सबसे पहले एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू 3 points. फर्स्ट, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. सेकंड, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. और थर्ड, enforcement of foreign arbitral awards, as also to define the law relating to conciliation and for matters connected therewith or incidental thereto. ठीक है, इसके बाद शुरू करते सीधा एक्ट का स्ट्रक्चर. सबसे पहले आर्बिट्रेशन पढ़ना है. अच्छा, आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन इज अ मेथड ऑफ dispute resolution and there are many alternate methods of dispute resolutions such as arbitration पढ़ना है हम लोग को, conciliation पढ़ना है, mediation थोड़ा सा पढ़ना है, judicial settlement ये भी थोड़ा सा पढ़ना है, लोक अदालत ये नहीं पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले फिर शुरू करते हैं. आर्बिट्रेशन का मीनिंग नहीं पढ़ना है. आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल मीन्स अ सोल आर्बिट्रेटर या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, उसको आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बोलते हैं. आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स यानी इंटरिम अवार्ड, कोई इंटरिम अवार्ड भी दिया गया तो उसको भी आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या हुआ? इसका मतलब कोई भी आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप्स कंसिडर्ड एज कमर्शियल. ये कमर्शियल होना जरूरी है अंडर लॉ इन इंडिया एंड वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज इंडिया के बाहर. उसका थोड़ा सा ये लोग विस्तार में लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल हु इज अ नेशनल और रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री या बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया या फिर कोई एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट कंट्रोल कोई ऐसा कंट्री में एक्साइज करता है जो इंडिया में नहीं है, या फिर कोई भी और फॉरेन कंट्री का गवर्नमेंट, मतलब इंडिया के बाहर का कोई भी बंदा के साथ कोई मिनिमम एक पार्टी वहाँ का होना चाहिए और जो लीगल रिलेशनशिप है वो कमर्शियल होना चाहिए, इंडिया के हिसाब से कमर्शियल होना चाहिए, इंडियन लॉ के हिसाब से कमर्शियल होना चाहिए. और उसमें अगर कोई आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट होता है तो वो सॉल्व होता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के द्वारा. ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है? उस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है, आर्बिट्रेटर ऑल्सो नोन एज द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंड एज सिमिलर टू अ जज ऑफ द कोर्ट. फिर टॉपिक होता है सीट ऑफ आर्बिट्रेशन. इसका मतलब कि द लीगल सिस्टम विच वुड सुपरवाइज द आर्बिट्रेशन वेदर इंडियन कोर्ट्स और आउटसाइड कोर्ट्स. अगर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडिया है इसका मतलब इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो सुपरवाइज करेगा आर्बिट्रेशन को. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पार्टी ऑटोनॉमी एंड प्रोसीजर. इनॉर्मस फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द टाइप एंड काइंड ऑफ प्रोसीजर. ठीक है, फाइनलिटी ऑफ आउटकम. यूजुअली देयर इज नो अपील अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड. यूजुअली, कुछ केसेस में होता है, ये भी पढ़ेंगे किस केसेस में. कॉन्फिडेंशियलिटी भी होता है, होना चाहिए, ज़रूरी है होना, तभी माना जाएगा. आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? वो डिसीजन को आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं. और इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, ये इजीली इन्फोर्सेबल है इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रीटीज. अच्छा, आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन के बीच में डिफरेंस. सबसे पहले लिटिगेशन देखेंगे फिर आर्बिट्रेशन देखेंगे. प्लेस, लिटिगेशन होता है कोर्ट में, आर्बिट्रेशन होता है जहां पार्टी चाहे. जज होता है लिटिगेशन में कौन? असाइंड करता है कोर्ट, जो वो जज हुआ. आर्बिट्रेशन में जज कौन होता है? आर्बिट्रेटर्स सेलेक्टेड बाय द पार्टी. अच्छा, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908, ये हो गया लिटिगेशन में. आर्बिट्रेशन में एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी होता है चूज करने के लिए कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा. कॉन्फिडेंशियलिटी, लिटिगेशन जो है दैट इज ओपन टू पब्लिक, बट इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल. अपील्स, litigation is subject to numerous appeals whereas arbitration can be challenged on limited grounds only. next topic will be enforcement of judgment, जिसका litigation में होता है कि अगर कोई litigation इंडिया के बाहर enforce कराना मुश्किल है, difficult in foreign countries, लेकिन arbitration में much easier because it is governed by international treaties. अच्छा, इस एक्ट में अथॉरिटीज कौन कौन होंगे? सबसे पहले जुडिशियल अथॉरिटी, ये एक्ट में डिफाइंड नहीं है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन सारा कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी होगा. लेकिन सारा जुडिशियल अथॉरिटी सिर्फ कोर्ट नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल कोई कंज्यूमर फोरम, वो भी जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर आएगा. तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कोर्ट का. कोर्ट भी एक इसमें जुडिशियल, कोर्ट भी इसमें एक अथॉरिटी होगा इस एक्ट के अंदर. कोर्ट का क्या काम होगा? टू परफॉर्म सुपरवाइजरी फंक्शन एज ग्रांटिंग इंटरिम मेजर्स, जैसे कि चैलेंज ऑन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल या कुछ भी. अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट डील करेगा, और अगर अदर आर्बिट्रेशन है मतलब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो फिर कोर्ट का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. ठीक है. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या एनी अदर डेजिग्नेटेड पर्सन या इंस्टीट्यूशन. अगर एक इसमें आगे है कि कैसे हम लोग
आर्बिट्रेटर का अपॉइंट करते हैं, अगर वो लोग खुद नहीं कर पा रहे हैं पार्टीज, तो फिर वो लोग कोर्ट के पास जाएंगे। अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट हेल्प करेगा अपॉइंट करने में आर्बिट्रेटर, और अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट हेल्प करेगा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। इसका मतलब कोई भी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन या ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट्स, जितना भी है उतना, या कुछ डिस्प्यूट्स विच हैव अराइजन और विच मे अराइज, हो चुका है या होगा, बिटवीन द पार्टीज ऑफ अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल हो, वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। अच्छा, जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है ये किस फॉर्म में हो सकता है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट दो फॉर्म में हो सकता है, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज के फॉर्म में या फिर एक सेपरेट अग्रीमेंट के फॉर्म में, और उसका रेफरेंस भी दिया जा सकता है। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज के फॉर्म में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होना चाहिए। अगर वो कोई और सेपरेट अग्रीमेंट है तो उसका कोई भी रेफरेंस अगर हो जाएगा तो भी चलेगा। अच्छा, ये हमेशा राइटिंग में होना चाहिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, दैट इज द कंटेंट इन डॉक्यूमेंट्स साइंड बाय द पार्टीज और एक्सचेंज ऑफ लेटर्स एटसेट्रा इंक्लूडिंग ई मोड। ठीक है, द रेफरेंस इन कॉन्ट्रैक्ट to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference to such is such as to make the arbitration clause part of the contract. ठीक है, अच्छा, ये जो जो रेफरेंस रहेगा वो एकदम क्लियर होना चाहिए, that it must not leave any doubt in the mind of the reader that the parties indeed wanted to incorporate the arbitration agreement into the agreement between them. कोई इसमें डाउट नहीं रह जाना चाहिए। फिर से वही रिपीटेड पॉइंट है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट किस टाइप का होता है, दो कहने होता है, आर्बिट्रेशन क्लॉज और दूसरा को बोलते हैं सबमिशन अग्रीमेंट। सबमिशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है ऐसा कोई भी क्लॉज विच इज कंटेन्ड इन द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, और जो पार्टीज अंडरटेक टू सबमिट डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज इन फ्यूचर टू आर्बिट्रेशन। फ्यूचर आर्बिट्रेशन क्लॉज पहले से कॉन्ट्रैक्ट में होता है और पार्टीज में अंडरटेक टू सबमिट डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज इन फ्यूचर to arbitration. Second type of arbitration agreement is submission agreement. Agreement to refer disputes that already exist. किसी दो बंदा पार्टी के बीच में agreement dispute हो चुका है, फिर वो लोग एक submission agreement में enter करते हैं to agree to refer disputes that already exist to arbitration. Such an agreement is entered into after the disputes have arisen. Next topic is general principles of arbitration agreement. सबसे पहले enforceable होना चाहिए। The arbitration agreement is enforceable under the law and is a valid contract. उसका नेक्स्ट जनरल प्रिंसिपल है कंसेंट, कंसेंसस ad idem, कंसेंट होना चाहिए। पार्टीज हैव क्लियरली given their consent to arbitration. If words used are ambiguous, then no consensus ad idem. अच्छा, थर्ड पॉइंट, ouster of jurisdiction. Once the parties agree to arbitrate the matter, neither of them can litigate that matter. वो उसका jurisdiction से out हो जाता है कि litigation ये सब कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट है doctrine of separability. The arbitration agreement is independent of the main contract. If the main contract is rendered to be merely invalid, then the arbitration agreement will not be merely rendered invalid because the principal contract was invalid. ठीक है, ये हो गया जनरल प्रिंसिपल। इन्फोर्सेबल होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, आउटस्टर ऑफ अग्रीमेंट होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी होता है। 4 पॉइंट था जनरल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को वैलिड कहलाने के लिए क्या क्या पॉइंट होना होगा? इसका एक्रोनिम है WC वर्ल्ड कप फाइनल श्रीलंका डिस्प्यूट्स ऑस्ट्रेलिया। WC फाइनल, SL बोले तो श्रीलंका, डिस्प्यूट AS बोले तो ऑस्ट्रेलिया। WC फाइनल, SL डिस्प्यूट ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले राइटिंग में होना चाहिए, कांट बी ओरल। कंसेंसस ad idem WC हो गया। फिर उसके बाद है फाइनल, ये फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड होता है। इसका कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। राइटिंग, कंसेंट, कंसेंसस वाला पॉइंट, फाइनल। ठीक है, फिर इसके बाद SL, S से होना चाहिए स्पेसिफिक वर्ड्स, यूज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स सच एज आर्बिट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। अगर इतना भी लिखा है कि कोई थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे तो उसको मान लिया जाएगा कि आर्बिट्रेशन के बारे में बात कर रहा है वो लोग। SL, लीगल रिलेशनशिप, डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज। ओनली डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम अ लीगल रिलेशनशिप कैन बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन। जो वो लोग का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी वो लोग के बीच रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन का था, वो लीगल होना चाहिए। किसी को मर्डर करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उसके लिए आर्बिट्रेशन नहीं किया जा सकता है। WC फाइनल, SL डिस्प्यूट
there must be a present or future existence of dispute. There must be a present or future existence of dispute. Dispute AS Australia, A से arbitrability. The disputes must be lawfully can be lawfully handled by arbitration. There are certain disputes that the law retains exclusively for the court and the same cannot be submitted for arbitration. जैसे कि कोई ऑफेंस का कुछ भी हो गया, क्रिमिनल ऑफेंस, तो वो आर्बिट्रेशन के द्वारा सॉल्व नहीं होगा, उसमें आर्बिट्रेबिलिटी होना चाहिए उस डिस्प्यूट का. और फिफ्थ लास्ट पॉइंट है, 8 पॉइंट है, सिग्नेचर. द ओनली रिक्वायर्ड व्हेन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में तो सिग्नेचर होना चाहिए. नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. 4 केसेस में आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा. सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा. सेकेंड है टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट. अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो जाए थ्रू डिस्चार्ज या नोवेशन या तब आर्बिट्रेशनल अग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा. इसमें ध्यान रखने का बात यह है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है थ्रू डिस्चार्ज इनोवेशन, ब्रीच नहीं हो रहा है. अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया देन ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सर्वाइव कर जाएगा बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी. वो अगर इनवैलिड हो जाए, कुछ हो जाए, ब्रीच हो जाए, ये तो आर्बिट्रेशन अग्री को सेपरेट माना जाएगा. लेकिन अगर वो टर्मिनेट हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए या मान जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा. डेथ ऑफ, हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ लॉ. कि अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा कोई लॉ में कैसा कि लिखा है कि किसी का राइट ऑफ एक्शन एक्सटिंग्विश हो जाता है, आर्बिट्रेशन नहीं कर सकता है, क्या लॉ में लिख दिया है, तो फिर भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा. जो चौथा पॉइंट है डेथ ऑफ पार्टीज, वो एक्चुअली उल्टा पॉइंट है. मतलब डेथ ऑफ पार्टीज शैल नॉट रेंडर एनी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट invalid. Arbitration agreement is not discharged by death of parties. It shall be enforceable by the legal representative. तो 4 पॉइंट क्या हो गया? सबसे पहले म्यूचुअल कंटेंट्स हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, ऑपरेशन ऑफ लॉस हो जाएगा, लेकिन डेथ से नहीं होगा टर्मिनेट, डेथ ऑफ पार्टी से नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रेटर, शॉर्ट फॉर्म में एटी. ये लोगों को न्यूट्रल होना होगा एंड फेयर टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन आर्बिट्रेशन. कौन एटी बन सकता है? एनी पर्सन केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो एटी बन सकता है. इसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? द पार्टीज हैव ऑटोनॉमी, which means the parties have freedom to choose. The freedom to choose the procedure, the venue, the seat and the arbitrators. Procedure, venue, seat and arbitrator. अच्छा, कितने आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं? पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे कितने हो सकते हैं, बट इट शैल नॉट बी अ इवन नंबर. एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर रखने का प्रॉब्लम्स और बेनिफिट्स. प्रॉब्लम्स ये है कि डिफिकल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग फॉर टाइमिंग्स, और बेनिफिट्स है greater discussion improving quality of awards and greater expertise. Greater discussions improving quality of awards and greater expertise. अच्छा, एक केस लॉ भी है, नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया. नारायण प्रसाद लोहिया वर्सेस निकुंज कुमार लोहिया, that even number of arbitral tribunals are allowed assuming they will come to a consensus rather than disagreement. अच्छा, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट क्या होता है? Parties can decide upon any procedure for choosing arbitral tribunals. It can be as simple as a toss of coin. Common procedure क्या होता है जनरली? एक है कि parties will jointly appoint, मिल के डिसाइड कर लिया, या फिर each party will appoint one tribunal, other party will also appoint one tribunal, and the 2 arbitrators will appoint the presiding arbitral tribunal arbitrator. दूसरा हो गया ये. तीसरा की अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय एन अनरिलेटेड पर्सन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, वो डिसाइड करेगा. ये लोग कह दिया. अच्छा, अगर इन केस वेयर दी पार्टीज जॉइंटली अग्री कि हम लोग सोल एक ही आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल रखेंगे, एक ही आर्बिट्रेटर रखेंगे, तब उसका जनरल प्रोसेस क्या होगा? वन पार्टी राइट्स टू द अदर पार्टी फॉरवर्डिंग अ लिस्ट ऑफ नेम्स कि इन 10 लोगों में से किसी एक सेट करो. सामने वाला बंदा अप्रूव्स वन नेम फ्रॉम द लिस्ट, तब वो बन जाएगा. इफ सामने वाला बंदा को does not approve any name from the list, then he would propose a new list and he would forward that to the other party, और फिर वो उसमें select करेगा, and this would go on till both parties agree on any one name. अच्छा, where the parties are unable to decide, वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे मिलके कोई भी तरीके से, तब वो लोग एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास पहुंचेगा. जो लोग पहले पढ़े थे ना कि अगर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और अगर वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तब हाई कोर्ट के पास जाएगा, वो डिसाइड करेगा.
अच्छा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रेटर का रिक्वायरमेंट्स क्या होगा? 3 पॉइंट है, वो कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है, ठीक है, वो केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए, ठीक है, और देयर शुड बी अ लैक ऑफ बायसनेस, वो बायस नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ लैक ऑफ बायसनेस, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। लैक ऑफ बायसनेस मीन्स इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल। एक केस लॉ है, उसमें टेस्ट ऑफ बायसनेस लिखा हुआ है कि टेस्ट ऑफ बायसनेस क्या होगा कि अगर कोई भी रीजनेबल पर्सन आके देखे और उसके पास पोजेशन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो, कोई रीजनेबल पर्सन के पास पोजेशन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, वो आके देखे और उसको लगे कि हाँ ये बायस नहीं है या बायस है, ये हो जाएगा टेस्ट ऑफ बायसनेस। नेक्स्ट सेक्शन 12, एक पर्सन को अप्रोच किया जाता है पॉसिबल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसको क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है? 2 डिस्क्लोजर देना पड़ता है। सबसे पहला कि ऐसा कोई सर्कमस्टेंस है, पुराना पास्ट या प्रेजेंट रिलेशनशिप है जिसे कोई इंटरेस्ट निकल के आता है विद ईदर ऑफ द पार्टीज, या फिर उस सब्जेक्ट मैटर जो डिस्प्यूट में है उससे रिलेटेड में, या फिर कोई भी ऐसा मैटर या मैनर जिससे विच इज लाइकली टू गिव एनी जस्टिफाइबल डाउट्स टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, या कोई भी सस्पेशन रेज करे तो उसको ऐसा कोई सर्कमस्टेंस डिस्क्लोज करना पड़ेगा राइटिंग में। दूसरा, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस विच इज लाइकली टू अफेक्ट हिज एबिलिटी टू devote sufficient time to the arbitration, and in particular his ability to complete the entire arbitration within 12 months। मतलब इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि मतलब 12 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए। ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस जिसे वो पुराना पास्ट प्रेजेंट से या कोई रिलेशनशिप रहा है या कोई इंटरेस्ट है उसका पार्टीज में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट में, या कोई भी मैटर जिससे उसका इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी पे जस्टिफाइबल डाउट्स रेज हुए, या फिर उसका कोई भी ऐसा इनएबिलिटी कि टू डिवोट सफिशिएंट टाइम या टू कंप्लीट दी होल आर्बिट्रेशन प्रोसेस विद इन 12 मंथ्स। अच्छा, एक अलग से और सेक्शन है, सेक्शन 29 है, वो ये बोलता है कि ये जो भी टाइम है 12 महीना का मैक्सिमम जो होगा उसको 6 महीना से एक्सटेंड किया जा सकता है बाई कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। नेक्स्ट सेक्शन है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, एलसीडी डब्ल्यू आई, एलसीडी डब्ल्यू आई, एलसीडी स्क्वायर डब्ल्यू आई, एल 2 बार लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, जो अवार्ड रहेगा वो भी लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एट ऑल टाइम्स शुड कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स एसोसिएटेड विद आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है। फिर सी है 2 बार, पहला है कम्युनिकेशन, अवॉइड यूनिलैटरल कम्युनिकेशन विद वन पार्टी, एक पार्टी से अकेले कम्युनिकेट मत करो। दूसरा है कॉन्फिडेंशियल, कीप ऑल मैटर्स कॉन्फिडेंशियल, कीप ऑल मैटर्स कॉन्फिडेंशियल। डी है 2 बार, पहला है डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन, इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम वन पार्टी इज कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, ठीक है। दूसरा डी है डेलिब्रेशन, इसका मतलब होता है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को डिस्कस करना होगा मैटर विथ ईच अदर, दोनों पार्टी से थॉरली, और आपस में भी एक दूसरे से भी अगर एक से ज्यादा है तो, एंड थ्रू अ मेजोरिटी, मेजोरिटी रेंडर द अवार्ड, मेजोरिटी रेंडर द अवार्ड। लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, कम्युनिकेशन, यूनिलैटरल कम्युनिकेशन। फिर हो गया डी से 2 हो गया डिलिबरेशन और डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यू आई, विदाउट डिले कंडक्ट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विदाउट डिले, मतलब एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। और आइस हो गया इम्पार्शियल, शैल रिमेन इम्पार्शियल एट ऑल टाइम्स, ट्रीट बोथ पार्टीज इक्वली। ये हो गया ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट है टर्मिनेशन या रिमूवल ऑफ, टर्मिनेशन रिमूवल या सब्सटीट्यूशन, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिमूवल ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कैन बी डन इन 4 इंस्टेंसेस, 4 इंस्टेंसेस। सबसे पहला है ये खुद से वॉलंटरी लीव कर दे, बात खत्म। दूसरा कि सारा पार्टीज इन्वॉल्व जो है वो अग्री कर दे कि इस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को हम लोग को निकाल देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है, थ्रू यूनानिमस डिसीजन, थ्रू यूनानिमस डिसीजन शैल रिमूव, ठीक है। तीसरा हो गया कोई कोर्ट डिसाइड कर देता है टू रिमूव द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है। पहला हो गया वॉलंटरी, दूसरा हो गया कि सब पार्टी लोग खुद से यूनानिमस डिसीजन लेके रिमूव कर दे रहा है, तीसरा कोई कोर्ट डिसाइड कर रहा है टू रिमूव कर देने का आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को, और चौथा है ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई लॉ की वजह से हट जा रहा है। इसका मतलब कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, डीले कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर आर्बिट्रेशन प्रोसेस खत्म हो चुका है, कैसे, फाइनल अवार्ड दे दिया गया है, या फिर फेलियर टू मेक अवार्ड्स विद इन 12 मंथ्स, तो भी हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तीसरा, पार्टी डिसाइड कर लिया कि हम लोग को आर्बिट्रेशन कराना ही नहीं है। फिर से एक बार चारों पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहला वॉलंटरी छोड़ देगा, दूसरा दोनों पार्टी डिसाइड, सारा पार्टी डिसाइड करके यूनानिमस डिसीजन लेके रिमूव कर देगा। तीसरा कोई ऑपरेशन ऑफ, तीसरा कोई कोर्ट की वजह से आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को हटा दिया जा रहा है, कोर्ट की वजह से। और चौथा है ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर अगर वो डीले कर रहा है या फिर अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर हटा दिया जाएगा उसको। और दूसरा पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर आर्बिट्रेशन प्रोसेस इन
रीजन की वजह से खत्म हो गया। पहला रीजन है कि वो अवार्ड दे दिया है तो ऑफकोर्स रिमूव हो जाएगा, उसके बाद वो काम खत्म। दूसरा है कि फेलियर टू मेक एनी अवार्ड विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। तीसरा है पार्टी लोग डिसाइड कर लिया कि वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद आर्बिट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंज अगेंस्ट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल अवार्ड नहीं, ट्राइब्यूनल का ही के अगेंस्ट में हम लोग चैलेंज उठा रहे हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चैलेंज मस्ट बी रेज बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इटसेल्फ। हम लोग जिससे प्रॉब्लम है उसके आगे ही हम लोग उठाएंगे फर्स्ट चैलेंज, अपना दिक्कत उठाएंगे, ठीक है। ओनली आफ्टर दैट चैलेंज कैन बी रेज बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, हाई कोर्ट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इसमें एक लेवल गिर गया है। जो हम लोग को हेल्प करने आता था आर्बिट्रेशन खोजने के लिए, सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल के लिए, हाई कोर्ट डोमेस्टिक के लिए, एक लेवल गिर गया है। तो अब हाई कोर्ट करेगा इंटरनेशनल के केस में, एक चैलेंज सुनेगा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिक्कत सुनेगा डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में। आगे का प्रोविजंस रिलेटेड टू आर्बिट्रल अवार्ड। अवार्ड इज अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन एज टू क्वेश्चंस, इश्यूज या डिस्प्यूट्स दैट आर पुट फॉरवर्ड बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। वो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है कोई भी क्वेश्चन, इशू या डिस्प्यूट का जो ट्राइब्यूनल के आगे रखा जाता है। आर्बिट्रल अवार्ड इज सिमिलर टू जजमेंट गिवन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। इट रिप्रेजेंट्स अ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। एक जो भी पार्टी के जो डिस्प्यूट होगा उसका जो भी रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन मिलेगा उसको अवार्ड बोलते हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट हम लोग चैलेंज कर सकते हैं कि हाँ, लेकिन बहुत यूनिक केसेस में ही। अच्छा, हु कैन challenge an award? Only a party to a arbitral award can challenge the arbitral award, ठीक है। बिफोर whom authority before whom award can be challenged। इसमें जो ऊपर था वो सिमिलर है, हल्का सा डिफरेंट है कि अगर कोई इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रल अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। और अगर कोई डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, या हाई कोर्ट भी कर सकता है। ये डिफरेंस है ऊपर वाला से। अच्छा, कब तक हो पाएगा? चैलेंज टू बी मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ अवार्ड बाय द पार्टी। मैक्सिमम एक्सटेंशन 30 डेज। 3 मंथ्स के अंदर कर देना है, एक्सटेंड कर सकते हैं 30 डेज के अंदर। नो ऑटोमेटिक स्टे ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड, पार्टी विल हैव टू स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर चैलेंज कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, जो अवार्ड दिया गया उस पर स्टे लगाइए। कोई ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगेगा। अगर आप उसके अगेंस्ट में आप चैलेंज कर भी रहे हो तो बस चैलेंज चल जाएगा, आपको स्पेसिफिकली मांगना पड़ेगा कि स्टे कराइए मेरा जो पुराना अवार्ड है उसको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ अवार्ड। जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड, एडिशनल अवार्ड। फाइनल अवार्ड मतलब वो अवार्ड जो एज पर लॉ बनाया गया है, फाइनली एडजुडिकेट्स ऑन द इश्यूज सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन। मतलब फाइनल अवार्ड है जो सारा कंक्लूसिव रेजोल्यूशन पास कर रहा है। दूसरा है इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड भी 2 तरह का हो सकता है। पहला कि अगर कोई ऐसा अवार्ड देना है विच रिमेन्स इन फोर्स टिल द फाइनल अवार्ड इज रेंडर्ड, फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररी इंटरिम एक अवार्ड दिया जो अभी लागू रहेगा जब तक हम फाइनल अवार्ड नहीं देते, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ इंटरिम अवार्ड होता है कि वो अगर एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट बहुत सारे मैटर्स से रिलेटेड है और वो उन मैटर्स के रिलेटेड में कुछ पर्टिकुलर मैटर्स के रिगार्डिंग फाइनल डिसीजन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो बाकी का जो मैटर्स है वो अभी तक पेंडिंग है, तो फिर वो जो कुछ केसेस में दे रहे हैं उसको हम लोग इंटरिम अवार्ड बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अवार्ड होता है सेटलमेंट अवार्ड। अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल असिस्ट कर सकता है पार्टीज इन अराइविंग एट द सेटलमेंट, इफ द सेटलमेंट इज अराइव्ड एट एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज नो ऑब्जेक्शन विद इट, दोनों पार्टी मिलकर सेटल कर दे रहा है, विन विन सिचुएशन समझ लो इसको, और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन द टर्म्स ऑफ दिस सेटलमेंट कुड बी मेड पार्ट ऑफ एन अवार्ड। ये जो सेटलमेंट है उसको भी एक अवार्ड बना के सेटलमेंट अवार्ड बोला जाएगा। चौथा केस एडिशनल अवार्ड। अगर फाइनल अवार्ड दे दिया गया है उसके बाद ऐसा क्लेम करता है कोई एक पार्टी कि कोई पर्टिकुलर केस में एक और डिसीजन चाहिए, they found that certain claims were not adjudicated, parties can request arbitral tribunal to make an additional award covering those issues। ये जो भी रिक्वेस्ट है वो 30 दिन जो है पुराना फाइनल ओरिजिनल फाइनल अवार्ड है उसके 30 दिन के अंदर हम लोग को करना होगा, पार्टीज को करना होगा। नेक्स्ट केस है रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड। एक आर्बिट्रल अवार्ड का क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए? अवार्ड का क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए? इसका एक्रोनिम है मैक्रैप होता है, मैक्रैप। तो वही एमसी और रैप का डब्ल्यू और फिर रिव, मैक्रिव, डबल आर रिव, मैक्रिव।
एम से मेजोरिटी होना चाहिए, सी से डिसीजन बाय द मेजोरिटी, सी से होना चाहिए कंप्लीट कंसर्निंग ऑल इश्यूज सबमिटेड फॉर एजुकेशन, सारा चीज़ मिला जुला के करना पड़ेगा कि एडिशनल अवार्ड का नौबत नहीं आए। फिर WRRIV, डब्ल्यू से राइटिंग में होना चाहिए और साइंड बाय मेजोरिटी ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, मेजोरिटी से ही सिग्नेचर चलेगा और शुड बी डेटेड भी होना चाहिए। ये हो गया डब्ल्यू। फिर आर रीजनड, ये रीजन होना चाहिए कि रीजन अगर दे पाए तो रीजन देना होगा, एक्सेप्ट अगर पार्टी को लगता है कि कोई रीजन जरूरत नहीं है, दे नहीं सकते, तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा आ रहा है रियलिस्टिक मतलब केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड होना चाहिए। आई से होना चाहिए कि ये इलीगल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इलीगल और शुड नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। और वी से होना चाहिए कि वेग नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी वेग और अनक्लियर, इट शुड नॉट सीम लाइक अ रिकमेंडेशन, इट शुड बी क्लियर। फिर से बोलते हैं मैक्रिव, एम से मेजोरिटी के थ्रू होना चाहिए पास। सी से होना चाहिए कि कंप्लीट सारा जो भी डिसीजन है, सारा जो भी एडजुडिकेशन का कंसर्न है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। डब्ल्यू होना चाहिए कि राइटिंग में होना चाहिए साइंड बाय मेजोरिटी एंड डेटेड। फिर 2 बार आर, एक होना चाहिए रीजन, अगर रीजन है तो रीजन दे स्टेट करो, नहीं दे पा रहे हो तो पार्टी ऐसे एग्री करा लो कि रीजन की जरूरत नहीं है। दूसरा आर है रियलिस्टिक, ये जो भी होना चाहिए दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, रियलिस्टिक होना चाहिए। आई से होना चाहिए शैल नॉट बी इलीगल, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। और वी से होना चाहिए शैल नॉट बी वेग, शुड बी क्लियर, शुड नॉट सीम लाइक अ रिकमेंडेशन। ये था रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग एन अवार्ड। जो पहले पढ़े चैलेंज की कर सकते हैं एक अवार्ड को चैलेंज, लेकिन किस ग्राउंड्स पे कर सकते हैं। चैलेंज ऑफ बायस के पे कर सकते हैं कि बायस हो रहा है, दे शुड बी फर्स्ट रेज बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इटसेल्फ। दूसरा है कि ओवर स्टेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को फर्स्ट पहले डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि ऑन दिस चैलेंज ऑफ एनी पार्टी, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल खुद ही डिसाइड करे कि वो स्टेप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और तीसरा स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिव्यूइंग एन अवार्ड, स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिव्यूइंग एन अवार्ड, कुछ 7 स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिया गया है। इसमें से 5 ग्राउंड जो है वो पार्टी खुद रेस करेगा स्पेसिफिकली, और 2 ग्राउंड जो है वो कोर्ट सुओ मोटो ले सकता है। तो क्या है 5 ग्राउंड्स स्पेसिफिकली पार्टी रेस करेगा। पहला कि जो पार्टी है वो अंडर सम इनकैपेसिटी है, पार्टी इनकैपेसिटी में है कि वो नहीं करना है। दूसरा कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो इनवैलिड है। तीसरा कि पार्टी को प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल या फिर अबाउट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, उसको प्रॉपर नोटिस नहीं मिला। चौथा कि द अवार्ड डील्स विद डिस्प्यूट है जो हम सबमिट ही नहीं किए, कोई अलग ही डिस्प्यूट के बारे में अवार्ड दे दिया गया। पांचवा आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल या प्रोसीजर वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स अंडर द लॉ, ये एक ऐसे ही एक लाइन है कि नॉट इन अकॉर्डेंस विद नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, ठीक है। दूसरा दो जो कोर्ट सुओ मोटो करेगा कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट केपेबल ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब एग्जांपल समझ लो क्रिमिनल ऑफेंस जो है नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन। दूसरा कि इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये सब था ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग अवार्ड। एक बार फिर से सबसे पहले किस हिसाब से चैलेंज कर सकते हैं, फॉर बायसनेस, ये एटी के सामने खुद उठाओ। दूसरा कि ओवर स्टेपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये भी एटी के सामने खुद उठाओ। और तीसरा स्पेसिफिक ग्राउंड है। तीसरा में 2 है, 5 + 2 = 7, 5 + 2 = 7। 5 में क्या क्या है कि पार्टी इनकैपेसिटी है, दूसरा जो अवार्ड है वो इनवैलिड है, तीसरा कि उसको प्रॉपर नोटिस नहीं मिला अपॉइंटमेंट का और प्रोसीडिंग्स के बारे में, चौथा कि वो डिस्प्यूट जो है वो ऐसा के बारे में अवार्ड दे दिया जो हम लोग सबमिट ही नहीं किए थे, पांचवा कि जो प्रोसीजर है दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और फिर 2 ग्राउंड्स पे कोर्ट खुद कर दे, पहला कि वो दिस इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन, और दूसरा अवार्ड इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। दीज वर ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग एन अवार्ड। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चैलेंजिंग एन अवार्ड, कोर्ट सेट असाइड कर सकता है कि कोई अवार्ड का कोई लीगल कंसिक्वेंस नहीं होगा। कोर्ट कंफर्म कर सकते हैं कि कोई गलती नहीं है, जो है चलाओ। कोर्ट मॉडिफाई कर सकता है कि हाँ थोड़ा मोड़ा चेंजेस कर दे। और कोर्ट रेमिट बैक टू आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल भी कर सकता है कि वापस आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पे रेमिट कर देगा कि तुम इसको कुछ गलती ठीक करो या फिर सेट असाइड करो या कुछ भी करो, हम वापस तुमको रेमिट बैक करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन्फोर्समेंट ऑफ एन अवार्ड, वेयर टाइम फॉर चैलेंजिंग अवार्ड हैज़ बीन एक्सपायर्ड, या फिर 30 दिन, 3 महीना प्लस एक्सटेंशन 30 दिन वाला पार हो चुका है, या फिर सच एप्लीकेशन वॉज मेड बट रिजेक्टेड,
तब अवार्ड को इन्फोर्स कराया जाएगा। कैसे इन्फोर्स करा जाएगा? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 के तहत उसी सेम मैनर में इन्फोर्स करा जाएगा, एज इट वर अ डिक्री ऑफ द कोर्ट, एज इट वर अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। आर्बिट्रेशन का सारा प्रोविजन खत्म। अब कंसिलिएशन। कंसिलिएशन कंसिलिएशन का डेफिनेशन क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग पार्टीज टू कम इनटू एन एग्रीमेंट अबाउट अ कॉमन प्रॉब्लम या डिस्प्यूट थ्रू कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन एंड डायलॉग। एक प्रोसेस जिससे पार्टी को एक अग्रीमेंट में ला रहे हैं थ्रू अ कॉमन फॉर अ कॉमन प्रॉब्लम या डिस्प्यूट थ्रू कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस एंड डायलॉग। थ्रू कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस एंड डायलॉग। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये वॉलंटरी होता है, सारा पार्टी को अग्री करना पड़ेगा कि हम लोग कंसिलिएशन के थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे। ये नॉन एडवर्सियल होता है कि पार्टीज डू नॉट बिहेव एडवर्सरीज, इसमें लड़ाई नहीं होता है कि विन या लूज। इसमें एक अटेम्प्ट किया जाता है कि फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट बेस्ट सूट्स ऑल द पार्टीज। विन विन सिचुएशन खोजा जाता है इसमें। तीसरा कि असिस्टेड प्रोसीजर, इन ऑर्डर टू असिस्ट द पार्टीज एट ऑल टाइम्स इन अराइविंग एट अ सोल्यूशन द कंसिलिएटर्स आर प्रेजेंट। हर टाइम वो लोग प्रेजेंट होगा एंड असिस्ट करेगा सोल्यूशन में खोजने के लिए। असिस्टेड प्रोसीजर। चौथा फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट, आउटकम जो रहेगा सेटलमेंट एज एन एंड रिजल्ट इज फाइनल एंड बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज, बाइंडिंग होगा। पांचवा कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। फिर से पांचों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्सिलिएशन, पहला वॉलंटरी, दूसरा नॉन एडवर्सरियल मतलब विन विन, नॉट विन लूज, तीसरा असिस्टेड प्रोसीजर, चौथा फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट मतलब फाइनल रहेगा, और पांचवा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया जाएगा। अच्छा, कंसिलिएशन इन इंडिया, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सेम पॉइंट जैसे आर्बिट्रेशन था, वेदर और नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, ये भी सेम है, वो कैन बी कंसिलिएटेड। मतलब अभी तक ये समझ में आ रहा है कि कोई भी जो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं तो लोग कंसिलिएशन में भी जा सकता है, प्रोवाइडेड अदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फुलफिल हो। सबसे पहले नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स, इसमें इंडिया में लॉ है कि डिपेंड्स ऑन द पार्टीज बट मैक्सिमम 3, 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3। अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स कैसे अपॉइंट होगा? अपॉइंटेड बाय द पार्टीज कंसर्न्ड, व्हाइल अपॉइंटमेंट इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट दे आर इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड इम्पार्शियल होना चाहिए। प्रोसीजर क्या हो रहेगा कंसिलिएशन का? बोथ पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, दोनों सबमिट करेगा अपना जो भी अपना वो लोगों का साइड है, अपना पक्ष है, और वो लोग सारा डॉक्यूमेंट्स और सारा एविडेंस सबमिट करेगा कंसिलिएटर को। कंसिलिएटर सबको पढ़ेगा और दोनों का कॉपी ऑफ स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस एक दूसरे को प्रोवाइड करेगा, इंटरचेंज करवा देगा। फिर उसके बाद कंसिलिएटर इज देन रिक्वायर्ड टू इनकरेज एंड असिस्ट द पार्टीज टू एंगेज इन डिस्कशंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टू अराइव एट अ सेटलमेंट। हेवी हेवी वर्ड्स है इसमें बहुत सारा। फिर से conciliator is required to encourage and assist the parties to engage in discussion based on the information and arrive at a settlement. अच्छा, एक इसमें जुडिशियल और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स पे बार है कि अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रहा है, पार्टी उसके बाद आर्बिट्रेशन में बीच में नहीं घुस सकता है या बीच में कोई कोर्ट में जाके अप्रोच नहीं कर सकता है कि डिस्प्यूट सॉल्व करो। इसमें एक बार चल रहा है तो वही चलेगा। अच्छा, मीनिंग डिफरेंस बिटवीन कंसिलिएशन एंड मीडिएशन, ये भी हम लोग के सिलेबस में है। मीडिएशन और कंसिलिएशन में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले मीडिएशन फिर कंसिलिएशन। रोल प्लेड, मीडिएटर का क्या रोल होता है? मीडिएटर प्लेज अ फैसिलिटेटिव रोल एंड अटेम्प्ट्स टू गाइड पार्टीज टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। वो फैसिलिटेट करवाता है, ही प्लेज अ फैसिलिटेटिव रोल एंड अटेम्प्ट्स टू गाइड पार्टीज टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। जो कंसिलिएटर होता है वो एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है। He acts as a facilitator, evaluator and intervener. Facilitator, evaluator and intervener. Solution should come from the parties themselves in case of a mediation. पार्टी लोग खुद solution पे पहुंचेगा, लेकिन conciliation का केस में conciliator can also along with the parties suggest solution. conciliator अपना मुंह से खुद suggestion देगा, mediator चुप होके बैठे रहेगा। Outcome, मीडिएशन का केस में आउटकम होगा कि दोनों पार्टी के बीच में अग्रीमेंट हो जाए। कंसिलिएशन के केस में दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट जो हम लोग पहले पढ़े थे ना कि सेटलमेंट एग्रीमेंट, सेटलमेंट अवार्ड, तो उसी से मिलता जुलता है कि सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनफोर्सिएबल, जो भी मीडिएशन का अवार्ड है, रिजल्ट है, एग्रीमेंट रीच्ड बाय द पार्टीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ मीडिएशन के केस में। और कंसिलिएशन के केस में वो सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है दैट इज सिमिलर और सेम टू एज एन आर्बिट्रल अवार्ड एंड इज कैन बी एग्जीक्यूटेबल एज अ डिक्री ऑफ कोर्ट,
मीडिएशन में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, और कंसिलिएशन के केस में दैट विल बी इक्वल टू एन आर्बिट्रल अवार्ड विच वुड बी equal and as executable as a decree of a civil court, as equal and executable as a decree of a civil court. गवर्निंग सेक्शन होता है मीडिएशन का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 का सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908, और कंसिलिएटर का वो था मीडिएशन का, और कंसिलिएशन का गवर्निंग सेक्शन होता है पार्ट 3 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. कॉन्फिडेंशियलिटी, मीडिएशन जो है उसका जो कॉन्फिडेंशियलिटी है दैट विल बी बेस्ड ऑन अ ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा करके उसको कॉन्फिडेंशियल लेकर रखा जाएगा. लेकिन कंसिलिएशन का जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है दैट इज डिफाइंड बाय लॉ, उसका अगर ब्रीच होगा तो पूरा प्रोसेस को भी दिस कुड मीन फेटल. दिस एनी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन केस ऑफ कंसिलिएशन शैल बी फेटल टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन. नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट. अगर कोई भी प्रोसीड इन द यूजुअल प्रोसेस एडॉप्टेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मीडिएशन के केस में अगर कोई भी ब्रीच हुआ तो प्रोसीड इन द यूजुअल प्रोसेस एडॉप्टेड, कुछ भी लोग खुद से अपना मर्जी से कर सकता है. लेकिन अगर कंसिलिएशन के केस में ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हुआ, एक्ट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग आर्बिट्रल अवार्ड एंड रिकोर्स इन इंस्टेंसेस द अवार्ड इज नॉट फॉलोड. एक वो लोगों का खुद का मैकेनिज्म एक्ट में ही हम लोग का लिखा हुआ है कि क्या किया जाएगा. ऑफ कोर्स कोर्ट ऑफ डिक्री ऑफ लॉ है तो सीसीपी के हिसाब से उस पर हम लोग एक्शन लिया जाएगा. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऐसा हेल्ड किया गया था कि कंसिलिएशन इज अ बिगर कॉन्सेप्ट दैन मीडिएशन. कंसिलिएशन इज बिगर देन मीडिएशन. आखिरी टॉपिक है इस एक्ट का, सेटलमेंट एग्रीमेंट. जो कंसिलिएशन का जो आउटकम होता है जिसको सेटलमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं, उसके बारे में. सेटलमेंट एग्रीमेंट का इनिशियल प्रोसेस क्या होता है? अटेम्प्ट ऑफ कंसिलिएशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड अराइव एट अ settlement. Attempt of conciliation to resolve dispute and arrive at a settlement. Settlement could be based on suggestions made by the conciliator. ठीक है, repeated points है दोनों. When it appears to the conciliator that settlement is possible, he should identify possible terms of the settlement and submit them to the parties for their observation and suggestions. वो उसको लगेगा क्या क्या उपाय है, रास्ता है, तो दोनों को आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा सारा पार्टीज को. पार्टी खुद से भी सजेशन दे सकता है कि हम लोग को कैसे अग्रीमेंट में क्या बनवा के क्या सेटलमेंट करवाना है. अच्छा, अग्रीमेंट कैसे होगा? अग्रीमेंट क्या होगा? पार्टीज अगर एक सेटलमेंट तक पहुंच गया तब उसको रिटर्न करना है एक अग्रीमेंट पे जिसका नाम रहेगा सेटलमेंट एग्रीमेंट, और कंसिलिएटर इज रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट द प्रोसेस. कंसिलिएटर इज रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट द प्रोसेस विदाउट विच इट वुड हैव नो लीगल सैंक्टिटी. कंसिलिएटर को उस अग्रीमेंट को ऑथेंटिकेट करना होगा विदाउट विच इट विल हैव नो लीगल सैंक्टिटी. इन्फोर्समेंट, जो सेटलमेंट अवार्ड रहेगा उसका इन्फोर्समेंट सेम एज आर्बिट्रल अवार्ड होगा. दिस वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन दी बोथ पार्टीज. अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड बिफोर अ कोर्ट. इस केस में अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड बिफोर अ कोर्ट. उसमें भी था चैलेंज किया जा सकता है, कुछ स्पेशल केसेस था, वही केसेस इस पे भी है. अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी पे लिखे कुछ स्पेशल पॉइंट्स है कि कंसिलिएशन प्रोसेस एंड इट आउटकम्स आर सब्जेक्ट टू stringent and strict confidentiality requirements. बोथ कंसिलिएटर भी और पार्टी भी, दोनों को at all times are required to keep all matter related to the proceedings and settlement confidential. एक एक्सेप्शन इसका है कि डिस्क्लोजर दिया जा सकता है अगर नेसेसरी है फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सेटलमेंट अवार्ड. अगर कोई दिक्कत हो गया इन्फोर्समेंट या सेटलमेंट करवाने में और वो लोग किसी और के पास जा रहा है तो फिर उसको कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करके डिस्क्लोजर दे दिया सकता है. Conciliator cannot act as an arbitrator or representative of any party in arbitration or judicial proceedings in respect of the dispute that was subject of conciliation proceeding. अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें conciliation proceeding खत्म हो गया लेकिन उसके बाद कोई कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहा है या फिर आर्बिट्रेशन में जा रहा है, तब जो कंसिलिएटर था वो आर्बिट्रेटर नहीं बन सकता है और ना ही कोई भी इंडिविजुअल पार्टी के का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है. उसका रोल खत्म, वो दोबारा कहीं पर अब नहीं आ सकता है अगर केस आगे बढ़ के कोई और कोर्ट या आर्बिट्रेशन में गया तो. इसके बाद कि कोई भी जो कंसिलिएशन के दौरान कोई भी व्यू या सजेशन या एडमिशन पार्टी खुद से कर दे या कोई भी प्रपोजल जो भी दिए, दैट शैल नॉट
बी दैट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस एज एविडेंस इन आर्बिट्रेशन। इसमें जो हुआ बात खत्म, उसको हम लोग आर्बिट्रेशन में अगर आगे पहुंचा तो आर्बिट्रेशन में एज एन एविडेंस या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एज एन एविडेंस नहीं लेके जाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर अगर वो प्रोसीडिंग इससे रिलेटेड है नहीं है या कुछ भी। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हुआ तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वुड वायलेट द आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स दे आर अटेम्प्टेड टू बी यूटिलाइज्ड इन कंसिलिएशन का। कोई भी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हुआ तो दैट शैल वायलेट। ओके, एंड ऑफ एक्ट द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अच्छा, इसमें द है, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, एंड, ओवर, खत्म।